तनु और तेज आज लोनावला लेक के किनारे बैठे थे। आज उन्हें वहां से निकलना था। दोनों का ही मन वहां से जाने का नहीं था। लोनावला लेक देखने के बाद दोनों खंडाला के सनसेट पॉइंट पर आए। वहां पर फेमस चिक्की का मजा लेते हुए तनु ने तेज से पूछा, आपकी मीटिंग का क्या हुआ जिसके लिए हम यहाँ आए थे? तेज ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सपने को जीना चाहता हूँ। अगर यहाँ की प्रॉपर्टी मुझे मिल गई तो फिर हम दोनों यहाँ पर एक आश्रम खोलेंगे और अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे। तनु ने भी मुस्कुराकर उससे कहा, तो बहुत दूर की प्लानिंग है आपकी, पर आपने जो काठ गोदाम में आश्रम लिया है उसका क्या करेंगे? तेज ने कहा, उसे तो विक्रम संभाल लेगा। मुझे यहाँ का लोकेशन बहुत पसंद आया। हम यहाँ भी एक आश्रम खोलेंगे, पर तुम्हें जहाँ अच्छा लगेगा वहीं रहेंगे। मैं अगले हफ्ते फिर डील को फाइनल करने आऊंगा। तनु ने भी मुस्कुराते हुए उसके कंधे से सिर टिका दिया और कहा, अगर ये लोकेशन आपको पसंद आया है तो जरूर, इसमें कोई खास बात है। हम यहाँ अपनी डेयरी भी डालेंगे, उसे आप देखना और मैं आश्रम को देखूंगी। थोड़ी देर के बाद ही वहां से घर के लिए निकल गए। तनु और तेज जैसे एक दूसरे के लिए बने थे। तनु और तेज दोनों ही किस्मत से मिले इस पल को खोना नहीं चाहते थे। अब तो उनका बंधन भी अटूट होने वाला था। तेज और तनु दोनों ही कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल गए, जहां तेज का प्राइवेट चॉपर खड़ा हुआ था। एयरपोर्ट जाने से पहले खाना खाने के लिए दोनों एक होटल में गए। तनु वॉशरूम का बोलकर चली गई थी और तेज वहीं टेबल पर बैठकर दोनों की पसंद का ऑर्डर दे रहा था। तभी एक नकाबपोश उसके सामने आकर बैठ गया। तेज ने उसे आश्चर्य से देखकर कहा, कौन हो तुम और इस तरह से मेरी टेबल पर कैसे बैठ गए हो? नकाबपोश हंसते हुए बोला, इतने बड़े आदमी हो और बगैर सिक्योरिटी के घूमते हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है। तेज ने कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़े, और तुम बगैर काम तो यहाँ नहीं आए हो। बताओ क्या कहना चाहते हो? नकाबपोश मुस्कुराते हुए बोला, वैसे सिक्योरिटी की जरूरत आपकी पत्नी को भी है, कहीं ऐसा ना हो वो वॉशरूम से बाहर ही ना आए। तेज अपनी जगह से उठा, उस नकाबपोश की कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, यदि मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। नकाबपोश भी हंसते हुए उसके हाथ कॉलर से हटाकर बोला, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है तेज साहब, लेकिन यदि आपने खंडाला वाली प्रॉपर्टी पर साइन किया तो जरूर कुछ हो सकता है। तेज ने उससे कहा, तो इसका मतलब तुम मुझे धमकी देने आए हो? नकाबपोश फिर हंसकर बोला, धमकी नहीं, समझाने आया हूँ। आप अपनी दिल्ली वाली प्रॉपर्टी हमें बेच दीजिए, हम उसके अच्छे दाम देंगे, और खंडाला वाली प्रॉपर्टी वो तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि दत्ता साहब वो प्रॉपर्टी काली भाई को बेचने वाले हैं। अभी तनु भी वहाँ वॉशरूम से आ गई थी। तेज को पहली बार उसने इतने गुस्से में किसी से बात करते देखा था। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वो वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। तेज ने हंसकर कहा, आपके काली भाई मेरी दिल्ली वाली प्रॉपर्टी में होटल कम बार बनाना चाहते हैं, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरा सपना वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने का है, इसलिए अपने काली भाई को जाकर कहो कि वो प्रॉपर्टी में उसे नहीं बेचना चाहता हूँ। और रही बात खंडाला की, तो वो प्रॉपर्टी मैं लेकर ही रहूंगा। मेरा सपना वहाँ आश्रम बनाने का है। नकाबपोश ने भी अपने हाथ टेबल पर पटके और कहा, आप इसे मेरी आखिरी वार्निंग मान लीजिए। बहुत शराफत से समझा रहा हूँ। यदि आप अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते तो आपको काली भाई की बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद जो होगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। वो नकाबपोश तेजी से वहाँ से चला गया। उसके पीछे तेज को तनु खड़ी दिखाई दी, जो आश्चर्य और डर से तेज को ही देख रही थी। उसे ऐसे बुत बने खड़े देखकर तेज दौड़ता हुआ उसके पास आया। तनु, तनु क्या हुआ? प्लीज रिलैक्स, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। तनु ने अपनी घबराई हुई आवाज से कहा, प्लीज तेज छोड़ दीजिए इसे। यदि आपको कुछ हुआ तो मैं नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं खोलना यहाँ आश्रम मुझे। हम काठ गोदाम चले जाएंगे, नहीं तो जर्मनी में खोल लेंगे, पर यहाँ नहीं प्लीज। तनु की आंखों में आंसू आ गए थे। तेज ने भी झल्लाकर कहा, अब कोई भी ऐरा गहरा आकर यदि मुझे डराएगा तो कैसे काम चलेगा? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, और ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। उस काली से मैं निपट लूंगा। दोनों का ही मन बेचैन था। खाना खाकर दोनों एयरपोर्ट चले गए। वहां पर चॉपर में बैठकर तनु एक टक खिड़की से बाहर छोटे छोटे दिखने वाली चीजों को ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। तेज भी उसे ही देख रहा था। उसने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और कहा, प्लीज तनु,
तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे पैनिक मत हो। कहा ना मैंने, ना मुझे कुछ होगा ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा, तो प्लीज इस बारे में कुछ मत सोचो। वैसे भी दत्ता साहब ये प्रॉपर्टी मुझे देने का वादा कर चुके हैं और काली तो सिर्फ अपने काले धंधे को जमाने के लिए ये प्रॉपर्टी चाहता है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। तनु ने अपनी पनीली आंखों से कहा, प्लीज तेज, खंडाला वाली प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे अनजाना सा डर लग रहा है। मैं आपको खोना नहीं चाहती। वो लोग खतरनाक लग रहे हैं, शायद आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। मुझे साधारण सी जिंदगी जीनी है जिसमें आप हो, मैं हूं और हमारे बच्चे हो। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। उसने भी तेज के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर कहा, और यदि आपको कुछ हुआ तो कैसे जीऊंगी मैं? कभी सोचा है आपने? प्लीज छोड़ दीजिए अपनी इस जिद को। तेज ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और मन में कहा, तो क्या मैं हार मान लूं? उसके इरादे नेक नहीं है। वो लोगों की मौत का सामान बेचना चाहता है, अपने काले धंधे का अड्डा बनाना चाहता है। तो क्या छोड़ दूं इसे और करने दूं उसे अपने मन का? शायद नहीं। जब तेज ने उससे कुछ नहीं कहा तो तनु ने भी अपना उदास चेहरा खिड़की की तरफ घुमा दिया और मन में कहा, बहुत जिद्दी हैं आप। बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए, पर उस आदमी की बातें मुझे खतरे का एहसास करा रही है। उधर काठगोदाम में प्रीति ने संडे के दिन शिमला जाने का प्लान बनाया था, जो काठगोदाम से बस कुछ ही घंटे के रास्ते पर था, और उसके साथ ही उसकी बहुत सारी प्लानिंग्स थी। पर पलक का बर्थडे था, इसलिए मन मार कर उसे भी दिल्ली जाना पड़ेगा। ये सोचकर ही प्रीति का दिमाग खराब हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पलक को लेकर खुश नहीं थी, पर उसे तो समीर से मिलने की धुन सवार थी। पर अब तो उसके पूरे प्लान पर पानी ही पड़ गया था। आज भी सुधा विक्रम के साथ आश्रम आई थी। वो विक्रम के साथ उसका कामकाज देख रही थी। जब विक्रम ने देखा वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो वो जाकर तनु के केबिन में बैठ गया, जो उसने तनु के लिए खाली छोड़ा था। आज भी हर दिन विक्रम उस केबिन को साफ करवाता था। फ्लावर वाज में आज भी तनु के पसंद के फूल हर रोज लगते थे। भले ही वो यहाँ नहीं थी, पर विक्रम के दिल में उसके लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ था। उसके लिए तो उसके साथ बिताए कुछ पल ही काफी थे। तनु के अलावा तो वो किसी को अपने साथ सोच भी नहीं सकता था। वो वहीं खड़ा होकर उन फूलों को देखता रहता था, जो अभी अभी उसने गार्डन से बुलवाए थे। प्रीति विक्रम को ढूंढते हुए पहले उसके केबिन में गई। उसने देखा विक्रम की चेयर पर सुधा बैठी है। आराम से पैर फैलाकर वो किसी फैशन मैगजीन को पढ़ रही थी। प्रीति नॉक किए बगैर उसके केबिन में आ गई थी। सुधा ने अपनी बोहो को चढ़ाकर उससे कहा, लगता है आजकल नॉक करके आने का जमाना ही नहीं रहा। प्रीति ने भी आश्चर्य से उसे देखा और कहा, मुझे विक्रम जी ने ही कहा था कि मैं यहाँ बगैर नॉक किए आ सकती हूँ, पर अब से ध्यान रखूंगी। सुधा ने फिर अपनी आंखों को मैगजीन में गड़ाकर कहा, अब जब आ ही गई हो तो बता भी दो क्यों आई थी। प्रीति ने कहा, विक्रम जी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुधा ने कहा, अब से विक्रम जी नहीं, विक्रम सर बोलना है तुम्हें, और उससे जो भी बात करनी है वो उससे ना करके पहले मुझसे ही करनी है। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। प्रीति ने कहा, जिस दिन ये बात विक्रम जी कहेंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं। सुधा ने फिर उसे घूर कर देखा और मन में कहा, मैं इसे विक्रम से कभी चिपकने नहीं दूंगी, जल्दी इसका इलाज करना पड़ेगा। प्रीति लौटकर विक्रम के केबिन के बाहर आ गई और अपने मन में कहा, चुड़ैल कहेगी, अभी सगाई भी नहीं हुई है और अभी से विक्रम पर इतना अधिकार। ये आश्रम तो जैसे अपने बाप का समझ रही है। नहीं बताऊंगी कभी कुछ, कर ले जितना करना है। इस पागल को भी छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो देख लेना। फिर चलते चलते वो चंदन से टकरा गई। चंदन चाय लेकर तनु की केबिन के साइड ही जा रहा था। चाय बस थोड़ी सी ही छलक गई थी कि चंदन ने कहा, ओ दीदी, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? प्रीति ने गुस्से में कहा, विक्रम सर को ढूंढने आई थी, पर विक्रम सर के केबिन में तो वो चुड़ैल बैठी है, उसे ही देखकर गुस्सा आ गया था। चंदन ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही कहती हैं आप, एकदम सफेद चुड़ैल। दोनों हंसने लगे। प्रीति ने कहा, वैसे विक्रम कहाँ है, तुम्हें पता है? चंदन ने तनु की केबिन के साइड इशारा करके कहा, वैसे आपसे एक राज की बात कहूँ, विक्रम सर भी इस सफेद चुड़ैल से बचने के लिए तनु मैडम की केबिन में बैठे हैं। प्रीति ने कुछ सोचते हुए चंदन के हाथ से चाय ली और अपने लिए भी एक कप चाय लाने को कहा। फिर वो तनु की केबिन के साइड चली गई। इस बार वो नॉक करके केबिन में अंदर गई।